हाँ भाई देखो, ऐसा है, देखिए लास्ट क्लास जो आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करवाया था, मतलब चैप्टर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने तुम्हें कराया वो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके था। याद आ रहा है? तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है ना, उनको पता है कि हमने इस टॉपिक में क्या करा था। इस टॉपिक में हमने ये करा था कि जो थॉमसन थे बेसिकली, या जो विलियम क्रुक्स थे, उनको इस बात का संदेह था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं ना। जल्दी बैठो, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, ये लो चेयर लो, यहाँ पर बैठो जल्दी से। इनको क्या था भाई जरा बताना, विलियम क्रुक्स एंड बेसिकली थॉमसन को क्या आइडिया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी चीज मौजूद हो सकती है, लेकिन उस एविडेंस को कैसे लोगों के सामने लाया जाए कि उसमें सच में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इसका इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि अगर डेफिनेटली किसी एटम के अंदर किसी भी चीज के अंदर अगर प्लस और माइनस है तो डेफिनेटली उन्होंने एक दूसरे को बोलो क्या कर रखा, बाउंड कर रखा होगा। और अगर प्लस माइनस है तो अगर इससे हाई पोटेंशियल वाला प्लस हमें एक तरफ लगाया जाए और एक तरफ बोलो हाई पोटेंशियल वाला क्या लगाया जाए, माइनस लगाया जाए, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि जो प्लस माइनस है एक दूसरे से स्प्लिट हो जाए। क्यों? क्योंकि प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, और माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो प्लस को। तो अगर अंदर सच में प्लस माइनस जैसी चीज है तो बहुत एक हाई प्लस पे और हाई माइनस के लगा देने के बाद ये क्या हो जाएंगी, बोलो स्प्लिट आउट हो जाएंगे। अरे बोलो है कि नहीं? जो बच्चे आए हैं उनको तो पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने इधर एक बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया और एक तरफ बहुत हाई नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, तो जो मटेरियल था ना, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स थे, जिसमें मैं डाउट था कि सच में क्या पता प्लस माइनस है भी कि नहीं, तो उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ निकल के भागे, बोलो पॉजिटिव की तरफ। ये साबित कर रहा था कि पॉजिटिव की तरफ कोई बहुत सारी स्ट्रीम भागी है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ से निकल के गए हैं। तो ये आप लोगों ने जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी है, दे नो अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है तो ये बड़ा लॉजिकली पता लगता है कि एटम तो न्यूट्रल है ओवरऑल, तो उसके अंदर बोलो कैसे चार्ज है, बोलो पॉजिटिव चार्ज भी होगा पक्का। ठीक है, सो ये ज़्यादा वैसे एग्जाम में आने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन ये चैप्टर के अंदर है तो मैं बच्चों को समझा देता हूँ, इसलिए पहली क्लास में हमने यही सब करा था। याद आ रहा है ना? सो गाइस, आज की क्लास हमारी किस पे रहेगी? आज की क्लास ना हमारी बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे रहेगी। आज मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया, टॉपिक तो करे नहीं हमने। देखिए इसका पहला ही टॉपिक ना जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और एग्जाम में बहुत बार इसके न्यूमेरिकल्स आए हुए, आपके बुकलेट में दिए हुए क्वेश्चंस। सुन लीजिए क्या। अब एक जनरल थीम के अकॉर्डिंग बच्चों में ये पता लग गया कि एक एटम के अंदर ना प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हालांकि बच्चों में एक बात बता देता हूँ, इस स्ट्रक्चर का एविडेंस मेरे पास नहीं है अभी ना, क्योंकि जब तक मैं थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, हीजनबर्ग्स इन सब की बातें नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं लगेगा आइडिया एटम कैसे है। लेकिन 10th क्लास तक तो हमने देखा है ना। 10th क्लास तक हमने कैसा देखा भाई कि भैया एक न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड यू नो दैट कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इतना तो आइडिया सबको है ना। सीधे यहाँ पर ध्यान दो, एक एटम के अंदर बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और बेसिकली न्यूट्रॉन भी होते हैं। और अगर चार्ज की बात करें तो मुझे बताना जरा, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल। अब अच्छा एक बात और सुन लीजिए, आप कहेंगे सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तो बस इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम निकली थी, फिर प्रोटॉन का अंदाजा कैसे लगा? वो मैंने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम निकली तो डेफिनेटली अगर नेगेटिव चीज़ निकली है और एटम पहले से न्यूट्रल था, तो कोई चीज़ न्यूट्रल कब हो सकती है? अगर नेगेटिव चीज़ है वहाँ पर तब भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव के होते हुए। किसके होते हुए बोलो? अरे कोई नेगेटिव चीज़ किसी के पास है बट फिर भी वो न्यूट्रल रही है, तो उसका मतलब उसके पास कौन सी चीज़ है, बोलो पॉजिटिव भी है ना। और लेटर ऑन एक ऐसा पार्टिकल भी मिला जो ना तो पॉजिटिव था जो ना नेगेटिव था। और ये कैसे पता लगा? तो तुम लोगों ने कल एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चीज़ करी थी कि इस तरीके से तुमने क्या करा, बोलो ऐसे करके। एक बात छोटी सी बता देता हूँ टॉपिक से वापस बाहर आके। एक प्लेट ऊपर मान लो मैंने प्लस की लगा दी, और एक प्लेट नीचे मान लो मैंने कैसी लगा दी बच्चों, माइनस की। मान लो ऐसे चार्ज प्लेट लगा दी मैंने यहाँ से तीनों पार्टिकल्स को भेजा, इलेक्ट्रॉन्स को भी भेजा मैंने, मान लो प्रोटॉन्स को भी भेजा, और मान लो किसको भेजा बच्चों, न्यूट्रॉन्स को भी, है ना। न्यूट्रॉन को मान लो बीच में रख लेता हूँ मैं, न्यूट्रॉन्स को भी मैंने भेजा। अब आप लोग बताइए किस तरह का मोशन देखने को मिल सकता है? तो हमने पाया कि जो 3 पार्टिकल एटम के अंदर से निकले हैं, इनमें से एक पार्टिकल तो ऊपर की तरफ डेविएट हो गया, एक पार्टिकल जो है वो कहाँ की तरफ डेविएट हुआ, बोलो नेगेटिव की तरफ, और एक पार्टिकल बोलो कैसे चला गया, बोलो सीधा चला गया। कैसे चला गया, बोलो सीधा। तो एक पार्टिकल एटम से ऐसा भी निकला जो इस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के बीच में सीधा निकल जाता है बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी। तो हमने कहा इसका मतलब एटम के अंदर एक अनचार्ज पार्टिकल भी है। मतलब अगर देखो डेफिनेटली अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो या तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, या बोलो किसकी तरफ, बोलो नेगेटिव की तरफ। अगर किसी पे भी चार्ज है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को तो अट्रैक्ट करेगा ना।
अरे नहीं आया समझ में। तो लेटर ऑन एविडेंसेस ने ये दिखाया है कि भैया एटम के अंदर जितने ही पार्टिकल्स हैं ना, उनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो सीधे निकल जाते हैं। सो हमने 3 पार्टिकल्स इस तरह के ऑब्जर्व किए और हमने नाम दिया, एक को इलेक्ट्रॉन, एक को प्रोटॉन और एक को बोलो क्या, न्यूट्रॉन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक छोटी सी बात ऐड करूं, इन्होंने जब इनके मोशंस को देखा ना, तो इलेक्ट्रॉन ना बड़ी जल्दी डेविएट हुआ। तुम्हें पता है बच्चों, ये ऐसा नहीं होता कभी भी, इलेक्ट्रॉन एकदम से बहुत जल्दी डेविएट हुआ, और प्रोटॉन को ऐसे डेविएट होने में थोड़ा सा बोलो क्या लगा, समय लगा। प्रोटॉन थोड़ा सा आगे जाके डेविएट हुआ। ये इशारा दे रहा था कि एक्चुअली में प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन से काफी भारी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफी। अब आप मुझे बताइएगा ध्यान से कि कौन सी चीज की डायरेक्शन को चेंज करना ज्यादा आसान है, हल्की चीज की या भारी चीज की? हल्की चीज की डायरेक्शन को चेंज करना बोलो क्या है, आसान, और भारी चीज की डायरेक्शन को चेंज करना क्या है, बोलो मुश्किल। एक साइकिल वाला है बहुत तेजी से आ रहा है, बाइक वाला है बहुत तेजी से आ रहा है, एकदम से मुड़ जाता है ना, ऐसे करके बैंड करके मुड़ जाता है। लेकिन यहीं अगर कोई ट्रक हो 100 की स्पीड में चल रहा हो तो क्या वो एकदम से मुड़ पाता है? नहीं मुड़ पाता, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है ना। तो जितना ज्यादा मास होता है, बॉडी अपनी डायरेक्शन को उतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाती। तो एक्चुअली में हमने देखा कि प्रोटॉन ना बहुत लेट मुड़ा और इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मुड़ गया। इससे ये भी आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं एज कंपेयर टू बोलो क्या, प्रोटॉन्स ना। और लेटर ऑन ये पता भी लगा था कि जो प्रोटॉन्स का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1837 गुना ज्यादा होता है। अगर आपने मुझसे पहला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया है बच्चों, ठीक है। सो ये सब तो मैंने तुम्हें कुछ बातें बता दी हैं, लेकिन चैप्टर ये मान के चलेगा आज से असली शुरू हो रहा है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि भैया आज की डेट में हमें क्या पता लगा कि एटम के अंदर 3 चीजें, बोलो कौन सी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फोकस इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लिखो मत बच्चों, समझो पहले, लिखने का भी है ही नहीं यार कुछ भी, क्यों लिखे जा रहे हैं? मैंने बोला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किस तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह के चार्ज है बोलो? एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों, दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बराबर चार्ज होता है, बस एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे क्या होता है, नेगेटिव। अब एलिमेंट्स का प्रेजेंटेशन सुनिए बच्चों। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से कि एलिमेंट को ई लिखा गया, नीचे बनाया गया जेड और ऊपर बनाया गया बच्चों क्या, ए। ध्यान सुनिएगा, इसमें जो जेड होता है ना बच्चों, ये जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। किसको इंडिकेट करता है बोलो? और एटॉमिक नंबर इंडिकेट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अच्छे से सुनिएगा बिकॉज उसके ऊपर आज काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए, Z इंडिकेट करता है किसको बोलो, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। उसी तरीके से बच्चों जो A होता है ना बच्चों, ये होता है मास नंबर। ये क्या होता है, और ये मास नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों को मिला के संख्या इंडिकेट करता है। अब नीचे तुम्हें पता है प्रोटॉन कितने, ऊपर मिला के संख्या दी हुई है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? समझे नहीं मेरी बात को? जैसे मान लो नीचे दिया हुआ 5, नीचे क्या दिया हुआ 5 और ऊपर दिया हुआ 7, तो 5 तो प्रोटॉन ही हो गए, और ऊपर दिया हुआ प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 2 होंगे। प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 7 हो गया बेसिकली। तो 5 प्रोटॉन है तो 2 बाकी के बचाओ क्या होंगे बोलो, न्यूट्रॉन होंगे। अरे नहीं आया समझ में? मैं कह रहा हूं नीचे वाला नंबर बताता है कितने प्रोटॉन है, ऊपर वाला नंबर बताता है कितने प्रोटॉन प्लस। तो जब तुम्हें ऊपर वाला नंबर पता होगा तो उसमें से ये माइनस करके बोलो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्लियर है? एक बात और सुन लीजिए, ये सारी बातें पहले बेसिक बातें सुनिए फिर क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। एक बात और क्या सुनिए आप लोगों को, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात बच्चों में आप लोगों ने पढ़ी है? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन तो 11 पढ़ा है ना। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन तो 6। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। एटम के लिए बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं इन एटम्स, इन एटम्स, इन न्यूट्रल एटम मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक बात मुझे छोटी सी बताना भाई, सच सोच समझ के। अगर मैं एक एलिमेंट का प्रेजेंटेशन ऊपर लिख रहा हूं, बस आपको बताने है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, बस इतना बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, पहले अभी बहुत सिंपल से शुरू करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीशीज। चलो बताओ, बोलो।
अच्छा, इस बात से तो कोई बच्चा प्रॉब्लम में नहीं है ना कि एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, अभी ये मत सोचिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कहां पर होता है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं तीन तरह की चीजें मिली बस एटम में। मान लो मेरे को नहीं पता एटम अंदर से कैसा है, लेकिन मुझे पता उसमें तीन चीजें हैं। बोलो कौन कौन सी? कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स है जिनको प्रोटॉन बोला, कुछ नेगेटिव पार्टिकल है जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जिनको न्यूट्रॉन बोला। अभी इनकी संख्या पे चर्चा होगी, बात नहीं कर रहे कि कैसे रखें, अभी तो पता ही नहीं है कि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है। यूं मान लो सारे के सारे एक ही साथ हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब ऐसे, अभी तो पता ही नहीं ना। मैं ये तो मॉडल से पता लगेगा। हाँ बोलो मैंग। बाउंडेड मतलब? अच्छा, ये देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अभी आप लोगों को पता नहीं क्या चीज है। यहां पर जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जब काम करता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ते हो ना कि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, ये करते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। ये इतने नजदीक होते हैं कि यहाँ पर एक नया फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वहां पर, वो लाइक चार्जेस को भी अट्रैक्ट कराता है। अब तुम सोचो, सब बच्चों के दिमाग में एक सवाल चलना चाहिए कि न्यूक्लियस में तो सारे पार्टिकल प्रोटॉन है और सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, फिर ये बंदे कैसे हुए? क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव को वो लोग क्या करता है? रिपेल करता है। बट ये बात आपको लेटर ऑन पता लगेगी जब तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ोगे कि किसी भी जगह पर अगर लाइक चार्जेस भी बहुत नजदीक आ जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप दो लाइक चार्जेस को ऐसे रखिए, बोलो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। थोड़ा और पास लाइए, रिपेल करेंगे। थोड़ा और पास लाइए, रिपेल करेंगे। थोड़ा और पास लाइए, और रिपेल करेंगे। और पास लाएंगे, और रिपेल करेंगे। लेकिन एक सर्टेन दूरी ऐसी आती है जिसके बाद ये बोलो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अट्रैक्ट करना। ये ऐसे करते हैं, रिपेल 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 रिपेल, बहुत रिपेल कर रहे हैं, 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 और ऐसे टप एच चिपक जाएगी। अबे पहले समझे नहीं, पहले ये बेसिकली रिपल्शन था और धीरे 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 रिपल्शन बढ़ता ही गया। बट एक सर्टेन रेंज के बाद, मैंने क्या बोला, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, और ये डिस्टेंस भी कितना होता है बच्चों? ये फर्मीज में होता है, मतलब 10 की पावर -15 मीटर, मतलब 0.0000001 मीटर बेसिकली। बहुत मैं छोटी वैल्यू पे जब चला जाऊंगा ना, नजदीक चला जाऊंगा, तो इनके बीच में रिपल्शन खत्म हो जाती है। बोलो क्या लग जाती है? बोलो अट्रैक्शन। यहाँ नया एक फोर्स आता है। तो आपने तो बचपन से पढ़ा है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। आप एक्चुअली इसीलिए सोच रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि जितने ने पूछा सर ये कैसा रिपल्शन है ना। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी पता ही नहीं है, इसलिए आपको ये वाली बात लग रही है। समझ रहे बात को? तो जब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा लाइक चीजें भी एक दूसरे को बोलो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन रेंज, एक सर्टेन रेंज के बाद। थोड़ा सा इंतजार करिए, वहां तक हम पहुंचेंगे ना तब आपको पता लगेगा। अभी ये थोड़ा मिस्ट्री ही रहेगा आप लोगों के लिए, ऐसा क्यों है। ठीक है, चिंता मत करिए, चीजें समय के साथ आएंगी सारी। सो गाइस, मुझे फटाफट से बताओ, इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन? चलो, कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। चलिए, कितने न्यूट्रॉन? 4 न्यूट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन ऊपर से पता लगे। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, नीचे वाली संख्या प्रोटॉन, ऊपर वाली संख्या प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 4 होगी। अरे नहीं है, समझे है ना। और इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम? बोलो न्यूट्रल। चलिए, एक और बताने की कोशिश करें जल्दी से, ये जल्दी करते हैं, फिर अगली चीज पे आता हूं। 11 23, जल्दी बोलो। 11 प्रोटॉन तो 11 ही इलेक्ट्रॉन कर दो, ऊपर नंबर 23 है तो 12 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा कुछ बन जाता है। तीसरा सुनिए, अब बताना जरा, अब आप लोगों को बताना है। अब बताओ कि Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। अब बताओ 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ कितने? न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन, तो 18 न्यूट्रॉन लिख दिए। चलो, इलेक्ट्रॉन बताओ। 17 इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है सिद्दीक? Cl माइनस, 10th क्लास में थी ये चीज। कोई भी चीज में नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? 18। जतिन 18 कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है बच्चों, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। किससे? बोलो प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कैसा पार्टिकल है? बोलो नेगेटिव वाला पार्टिकल। सिंपल लॉजिक है ना। तो आप लोग बोलेंगे क्लोरीन पे माइनस चार्ज। देखो, मैंने यहाँ पर बकायदा लिखा था, न्यूट्रल एटम्स में ऐसा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। लेकिन अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो भैया मेरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे, तो बोलो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? बोलो। अच्छा, एक बात हमेशा और दिमाग में रखना, लेन देन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का है ना। आप ये मान के चल लीजिए कि एक तो वो न्यूक्लियस के बाहर है, इसका रीजन मान लीजिए। दूसरा मान लीजिए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो इनका मूवमेंट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में नहीं हो पाता, बहुत भारी होते हैं, 2000 गुना ज्यादा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो शिफ्टिंग हमेशा कौन करता है? बोलो इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कल परसों तो आपने सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक बॉडी क्या होती है? बोलो नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बस ये बताइए, कोई भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं।
लेकिन अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, है ना भाई। तो मुझे एक सिंपल सी बात है ना, किसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये कैसे आया होगा, समझो तो कैसे आया होगा। आप बोलेंगे सर 17 प्रोटॉन थे 18 न्यूट्रॉन्स थे तो 35 तो हो गए न्यूक्लियस में, 35 तो हो गए न्यूक्लियस में। और सर बाहर पक्का ना 17 नहीं रह सकते क्योंकि 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होता ही। बट माइनस चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 18 है। कितने बोलो, अब इलेक्ट्रॉन पक्का 18 रहे होंगे, 17 प्रोटॉन पे 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक माइनस का चार्ज फालतू चल रहा है। अरे नहीं आया समझ में, पक्की बात है। जल्दी से इसका बताओ फटाफट से, ज्यादा समय मत लेना। बोलो कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, जल्दी नहीं। 13 प्रोटॉन, नहीं ठीक 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 13 प्रोटॉन, सही बोल रहा हूं 13 प्रोटॉन। अब बताओ न्यूट्रॉन कितने, 14 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो 10। अब 10 क्यों आया भाई, +3 चार्ज है इसके ऊपर। +3 कब आएगा, जब ये कहेंगे 3 प्रोटॉन फालतू 3। अब देखो बच्चे के दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, उसको दिखता है कि यार 13 सर ने लिखा है, क्या पता 3 उसने प्रोटॉन ले लियो। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, लेन देन कभी भी प्रोटॉन का लेन देन हमेशा किसका होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन का। अब सर पॉजिटिव चार्ज फिर कैसे आ गया, अरे वैसे तो एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोचो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्यों देगा, तुम लोग भूल जाते हो, शायद तुमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा था 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,3 होता है। तो क्या आपको नहीं सिखाया गया ये वाली चीज की 2, 8 और 3। तो आउटर शेल के 3 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है अपने आप को नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। सो मैं तो वैसी बात कह रहा हूं, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पहले तो वो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, आयुष यहाँ पर 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो प्रोटॉन तो 13 है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पॉजिटिव 3 आएगा कि नहीं आएगा, अरे नहीं आया इसमें, नहीं आया है ना। सो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन बना दो, जल्दी से रिवर्स बना दो इसका। एक क्वेश्चन लिखो, एन एलिमेंट contains 16 protons, 16 neutrons and 18 electrons. Give the symbol to this atom. Give the symbol to this atom या this ion. इस आयन को जल्दी सिंबल दे दीजिए बच्चों, फिर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन यार, थोड़ा बढ़िया पे आते हैं। सो आप इसका नाम भी बताएं मुझे, मेरे को ऐसे नहीं बच्चों इसका नाम बताना है, ऐसे मत लिखना, ई मत लिखना। इट्स सल्फर ना, अच्छा मुझे कैसे, अच्छा एक बात बताओ, तुम एटम को नाम इलेक्ट्रॉन देख के देते हो या प्रोटॉन देख के देते हो, प्रोटॉन देख के देना, बिकॉज प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो नहीं जमी कुछ, मैंने बोला बच्चों एटॉमिक नंबर के बराबर कौन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सुनिएगा, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हैं। लेकिन बच्चों से वो न्यूट्रल एटम में होता है, किसमें होता है बोलो, सिर्फ न्यूट्रल में ही ऐसा होता है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, है ना। लेकिन अगर आयनिक हो गया उसमें, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बेसिकली फिर आप उसका एटॉमिक नंबर उसके बराबर नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं पाएंगे। तो बात ध्यान रखना, हमेशा प्रोटॉन्स के आधार पर आप लोगों को उसका एटॉमिक नंबर चेक करना होता है। प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बिकॉज इनका लेन देन हो सकता है। सो गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये था कि 16 प्रोटॉन है, मुझे बताना जरा पीरियोडिक टेबल में 16 प्रोटॉन किसके पास होते हैं। 16 प्रोटॉन बोले, 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिद्धि किसका होता है 16 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक नंबर नहीं बताया, अरे 20 तक तो याद करनी चाहिए आप लोगों को, 10th क्लास में भी आप लोगों ने करा क्या, 20 तक याद होते हैं, 20 तक तो आपको कंपल्शन होती है ना 10th तक याद करना। सो मुझे बताइए 16 प्रोटॉन्स किसके पास होते हैं, सल्फर के पास होते हैं यार, 16 नंबर पे नहीं होता। सो एटॉमिक नंबर है 16 ना, किसका, सल्फर का। तो कैसे डिनोट करोगे, बोलो सल्फर बनाओगे, फिर क्या बोलोगे जरा बताओ, 16 प्रोटॉन हो गए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने, 32, तो 32। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 है, तो दीपांशु क्या लगता है, अगर 16 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 18 है तो चार्ज कैसा आएगा, 16 प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन 18 है, माइनस का। अरे इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, कितना माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा। आयुष नहीं आ रहा समझ में, है ना, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, बन गया सल्फर 16 32 -2। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना आ गया या नहीं आया, पक्का बताओ, एक करके दिखाना, जल्दी कर दो ये चीज।
आयन को सिंबलाइज करें, उसके बाद 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। अब 7 किसका होता है बोलो? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास 7 हो गया, ये 7 और 7 14 हो गया, 14 हो गया ऊपर। लेकिन बोल रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन है। अब खुद सोचो ना, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा होने का मतलब कैसे चार्ज आ जाएगा बोलो? -3। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस इतना सही इसमें लॉजिक है। कुछ मुश्किल लग रहा है ये? आऊं थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस पे। अब बुकलेट निकालो जल्दी से, बुकलेट में देखो, बुकलेट में देखो, दी तो है भी, फिर क्या कर सकते हैं? सेकंड चैप्टर निकालेंगे सब बच्चे। पेज नंबर डलने रह गए यार इसमें। देखिए दूसरे ही पेज पे इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे। सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया? यहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट विद द मास नंबर 81, एन एलिमेंट विद द मास नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब देखो ऊपर वाले तक का क्वेश्चन का मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले बताओ, पहला और दूसरा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन डन। अब से आप सब कुछ अपनी बुकलेट में लिखेंगे जो भी मैं तुम्हें कराता हूं, ठीक है? पहला दूसरा हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है? कह रहे एलिमेंट का मास नंबर 81 है। अच्छा, मास नंबर 81 का मतलब मुझे बताना क्या है कि A81 है। अरे ए मतलब क्या, भूल गए क्या? मास नंबर यानी प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन कितने बोलो? 81। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के संख्या बता दी 81। लेकिन आगे की बात सुनो, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। असाइन द सिंबल टू द स्पीशीज। अब स्पीशीज को सिंबल असाइन करो। उसने क्या कहा आपने समझा? उसने बोला इस एलिमेंट के पास मास नंबर तो 81 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने बच्चों? सब बच्चे बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के बोलो कितने? 81। क्या मैं इसको सिंबल लिख सकता हूँ? सही है भाई। दूसरी चीज उसने ये बोली कि इसके पास ना 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले। मतलब न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा हैं प्रोटॉन से। और कितने ज्यादा हैं भाई? 31.7%। 31 अब आपको बताना है कि भैया क्या सिंबल बनेगा इसका, क्या सिंबल? अच्छा मुझे बताओ, मेरे को सिंबल बताने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन चाहिए? मुझे चाहिए कितने प्रोटॉन है और मुझे चाहिए कितने प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर ऊपर का नंबर तो दिया हुआ है। अभी फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, ऊपर का नंबर तो दिया हुआ है 81, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं पता ना। बस इतना पता है कि न्यूट्रॉन्स 31.7% ज्यादा है किसके मुकाबले बोलो? प्रोटॉन से। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो मुझे सब बच्चा बताओ, पहला इक्वेशन सही है भाई, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 81 है। अब सेकंड इक्वेशन समझने की कोशिश करो कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है बच्चों कितनी है? कितनी है जरा बताना? 31.7% ज्यादा है बोलो किससे? प्रोटॉन से। तो कैसे लिखोगे इस स्टेटमेंट को? कैसे लिखोगे? कोई बच्चा लिख के बता सकता है कि सर इसको ऐसे लिखना चाहिए। न्यूट्रॉन्स 31.7% ज्यादा हैं, 31.7% ज्यादा हैं प्रोटॉन से। हाउ कैन यू राइट दिस? सीधा 31.7% है ना, ऐसे? और कोई बच्चा? ये तो गलत तरीका है। वेरी गुड गाइस। उसने बोला है कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से 31.7% ज्यादा है। तो मतलब कि न्यूट्रॉन्स जितने प्रोटॉन है उतने तो है ही ना, उतने तो होंगे ही ना। प्लस और कर देंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या जितने प्रोटॉन है उतने तो है ही, प्लस इससे कितने फालतू हो रहे हैं? कितने फालतू हो रहे हैं बोलो? 31.7% ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन है उसका 31.7% और ज्यादा है। मुझे बताओ स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? उसने क्या बोला? न्यूट्रॉन्स आर 31.7% मोर देन द प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन की संख्या जितने प्रोटॉन है उतनी तो होनी ही होनी है। कुछ प्लस भी तो करोगे ना? नहीं आ रही बात समझ में, है ना? तो प्लस कितना बोलो? 31.7% ऑफ प्रोटॉन। इतनी फालतू भाई। अब मेरी बात सुनो, इसको लिखोगे सब बच्चे तो लिखोगे ऐसे, n बराबर में क्या लिखोगे? p। प्लस में बोलो क्या लिखोगे? 31.7 बाय में 100p। अरे क्योंकि क्या तुम लोगों को पता है कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 लिखी जाती है। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है तुम लोगों को। जोड़ो इन दोनों को, कितना आएगा? तो 100, अरे एलसीएम लेना आता है बच्चों को, तो कितना हो जाएगा बोलो? 100p प्लस में 31.7p डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 100। बताना जरा न्यूट्रॉन कितना आ गया? 131.7p बाय में बोलो क्या? 100। दिस इज योर सेकंड रिलेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब मैथमेटिक्स ये कहती है भैया अगर तुम्हें दो चीजें निकालनी है, आयुष यहाँ पर ध्यान दो,
तुम्हें दो चीजें निकालनी है और तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, मतलब तुम्हें एक्स और वाई निकालना है और तुम्हारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं तुम्हें। जैसे कि मैं बोल दूं मेरे को पता है एक्स प्लस वाई बराबर 4 है और मेरे को ये भी पता लग चुका है एक्स बराबर 2y है, मुझे बताओ 10th क्लास के बच्चे सारे के सारे इसको सॉल्व कर देंगे नहीं कर देंगे? कैसे करोगे? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। मेरे को लगता है ये मुश्किल तुम्हारे लिए खेल है ना। अगर तुम्हें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, दो वेरिएबल्स निकालने हैं, तो तुम एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हो, निकाल लेते। तो वही तो काम करना है बच्चों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला के 81 है और यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या पूरा क्लियरली दिख रही है 131.7 बाय 100 p है। तो क्या मैं इसको वहां पुट कर दूं, है ना? कैलकुलेशन जो थोड़ा सा टफ लग रहा है बस। सो बोलो क्या बोलेंगे? पुट इन फर्स्ट, पुट इन। तो बताना कितना आएगा? प्रोटॉन जमा में न्यूट्रॉन की जगह पे कितना आ जाएगा? 131.7 डिवाइड बाय में 100 p बराबर में कितना बोलो? 81। अरे कोई दिक्कत लगी तो बताओ। अभी पूरा का पूरा पी की टर्म्स में आ गया, सॉल्व करें जरा, बताओ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100 बताओ, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 p। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, बोलो भाई, खत्म हो जाएगा अगले स्टेप पे। तो ये बन जाएगा 231.7 p और ये 100 उधर लेके चले जाओगे तो बन जाएगा 8100 p आ जाएगा बच्चों 8100 अपॉन में 231.7। ये थोड़ा सा बस डिवीजन मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, फिलहाल मैं जल्दी के लिए कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सो कितना आएगा? 8100 डिवाइड बाय में 231.7, दिस विल ब्रिंग्स 34.95। अच्छा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इट विल बी 34.95, 34 अब मुझे तुम एक बात बताओ यार, प्रोटॉन की संख्या क्या 34.95 हो सकती है? ये संख्या है, कितने प्रोटॉन है? या तो 34 होंगे या 35 होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, नंबर तो किसी चीज के। अरे नहीं आ रही बात समझ में, है ना? तो जैसे भाई स्टूडेंट्स हैं, बोलो या तो 34 बच्चे होंगे बैच में या 35 बच्चे होंगे। 34.95 बच्चे तो नहीं हो सकते ना, तो प्रोटॉन भी तो एक संख्या है ना। तो 34.95 आ रहा तो आप क्या लिखोगे? 35 लिखोगे। क्या लिखोगे बोलो? तो नियरली 35 है, सो बोलेंगे 35 प्रोटॉन्स हैं। अब मुझे बताओ सब बच्चे, अगर 35 प्रोटॉन्स है तो न्यूट्रॉन कितने बोलो? बोलो। अरे बोला ना p प्लस n किसके बराबर है? 81 के। सो बोलो सब बच्चे कितना आएगा? सो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 81 माइनस में 35, दिस विल बी 46। सो न्यूट्रॉन्स विल बी 46। योर एलिमेंट सिंबल। अच्छा अब एक बात सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको 35वें नंबर पे जो एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन 35 होता है या एटॉमिक नंबर 35 होता है वो ना पता हो, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा लिख सकते हैं। हालांकि ब्रोमीन होता है, वैसे क्या होता है? ब्रोमीन। लेकिन आप लोग सीधा लिख सकते हैं कि एलिमेंट है और बोलो क्या लिखोगे? 35 उसका बोलो क्या हो गया? प्रोटॉन। 35 क्या हो गया? प्रोटॉन। और ऊपर का मास नंबर बोलो कितना हो गया? 81। अच्छा आप कहेंगे सर क्या पता सर इसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो? तो क्या उसने बोला ऐसा कुछ? अगर नहीं बोला तो आपके लिए सब चीज बोलो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही बोलो क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता तो वो मेंशन करता। समझ में आ रही बात? लेकिन मुझे तुम ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ये आता है। और इस तरह के 3 क्वेश्चन हमारी बैक एक्सरसाइज में दिए, मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, सो ये नहीं आया समझ में? नाम भूल गया मैं आपका, फिर से आदर्श क्लियर होगा कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो गाइस एक सेकंड बोर्ड में फिर से देखेंगे भाई, क्योंकि एक और मैं कराऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। इधर पहली चीज बोलो क्या बोली थी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला के बोलो कितनी है? 81। फिर उसने बोला बच्चों क्या कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के मुकाबले 31.7% ज्यादा हैं। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने तो हैं, प्लस में 31.7% ऑफ प्रोटॉन इतने ज्यादा है। फालतू नहीं आ रही बात समझ में? तो इक्वेशन बनी n बराबर में p प्लस में 31.7% ऑफ p। अब यहां से सॉल्व करा, n को वहां पर पुट करा, पूरा इक्वेशन p में आ गया और सॉल्व कर लिया, p को n भी निकल आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और करें इस तरह क्वेश्चन। सो जस्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिख रहा है फिर से वैसे ही है? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब एक फर्क देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को जो शुरू किया तो उसने एलिमेंट बोला, और इसको जब शुरू करा तो आयन बोला। क्या फर्क है? यस देखिए, अगर वो एलिमेंट या एटम बोल रहे हैं ना तो वो न्यूट्रल ही होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन जब वो आयन बोलते हैं तो आयन तो कटायन भी हो सकता है और अनायन भी, मतलब प्रोटॉन ज्यादा भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन से और कम भी, वो डिपेंडिंग कि भैया उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लॉस करे। कोई दिक्कत लग रही है क्या? दीपांशु नहीं आ रहा समझ में? करें आगे? सो गाइस क्वेश्चन बढ़िए क्या है, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, बिल्कुल क्वेश्चन समझने का सारा खेल है। कह रहे एक आयन का मास नंबर 37 है। आयन का मास नंबर, चलो बताओ बच्चों क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए A37 है। मतलब बताओ जरा क्या लिखूं? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन बोलो कितने हैं? किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलो पहले। अगली बात सुनो, possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसके पास 1 यूनिट का बोलो क्या है? नेगेटिव चार्ज। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, इस एटम के ऊपर या इस आयन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है जतिन? अगर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तो
इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन उससे पक्का एक ज्यादा होगा। अरे किसी के ऊपर अगर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तो कैसे आ सकता है, उसके पास प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 यूनिट बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। यार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये बहुत बेसिक पता है, मैं तुम्हें 9th 10th की चीजें तरह डिस्कस कर रहा हूँ, बस मैथमेटिक्स घुसा दिया इसके अंदर और कुछ नहीं है ना। तो उसने बोला है कि एक आयन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, बात नहीं में एक आयन के ऊपर 1 यूनिट का बोलो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन एक फालतू होगा। चलो और कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर इस आयन के अंदर 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, क्या बोल रही है, अगर इस आयन के अंदर 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, तो सिंबल असाइन करो। अब हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है ना, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है, फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एक फालतू भी है। तो देखो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, आप सब बच्चे बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। देखिए आप लोग सुनिए, अगर मैं तीनों वेरिएबल्स की एंट्री लेता हूं, एक बार लिखना बंद करो सब बच्चे, बिल्कुल लिखना बंद कर दो, मैं इधर देखो, अगर मैं तीनों वेरिएबल्स की एंट्री लेता हूं, प्रोटॉन की भी, न्यूट्रॉन की भी, इलेक्ट्रॉन की, तो कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, 3। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या करने वाला हूं। मैंने बोला अगर मैं प्रोटॉन को P मान लूं, न्यूट्रॉन को N मान लूं, इलेक्ट्रॉन को E मान लूं, तो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 3। और 3 को सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात सोची कि उसने बोला था कि यहां पर आयन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट का, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि अगर मैं प्रोटॉन की संख्या को x मान लूं, प्रोटॉन की संख्या को क्या मान लूं, तो मेरे को बहुत क्लियरली मैसेज जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या x+1 होगी। समझे नहीं कैसे हो गया, समझे ही नहीं कैसे हुआ। मैंने बोला कि अगर मैं प्रोटॉन मान लूं x है, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन को x+1 मान लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसने यही तो बोला कि 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कब होता है किसी के ऊपर, जब जितने प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन उससे बोलो क्या हो, एक फालतू। तो मेरे लिए ज्यादा वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, दोनों को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैंने किसकी टर्म्स में लिख दिया, बोलो x की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में बोलो, तो मेरे लिए डील करना आसान होने वाला है कि नहीं। अरे नहीं आया समझ। एक और तरीका था, पता है क्या तरीका था, कोई बता सकता है दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि भैया आप लोग इलेक्ट्रॉन को x मान ले, इलेक्ट्रॉन को, और फिर प्रोटॉन पक्का इससे कम रहा होगा तो x-1, कोई ऐसे डील करेगा, मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी आंसर ठीक आएगा, उससे भी आंसर ठीक आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे मान लेने से मेरा काम थोड़ा सा आसान होने वाला है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा कोई अगर ये बोलता कि इसके ऊपर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, चलो बताओ सब बच्चे बोर्ड पे, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे बताना प्रोटॉन अगर x है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिंपल। चलो बोलता कि 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब बोलो, अब बोलते कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर x है, प्रोटॉन अगर, तो इलेक्ट्रॉन पक्का 3 कम रह गए होंगे, x-3, या तो ये बोल देना, या क्या बोलते कि अगर इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन 3 फालतू रहे होंगे। अरे नहीं आया समझ में। तो इससे क्या होगा, मेरे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या है ना, वो हमेशा एक ही टर्म्स में लिखा जाएगा, x की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में बोलो, और मेरे लिए ज्यादा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे क्वेश्चन में, बोलो क्लियर है कि नहीं। अरे नहीं आ रहा समझ। तो बस आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लिए क्या सवाल खड़ा करने वाला है, कि मेरे आयन पे 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, मेरे आयन पे 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, मेरे आयन पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। अरे कोई नहीं, करने दो पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव से किसका फर्क पड़ता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का। और एक को तुम x मान लेना, दूसरे को कुछ ना कुछ x+3 या x-3 या x+2 या x-2 करके मान लिया जाएगा। समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, है ना। सो मैंने बोला कि लेट कर लो प्रोटॉन x है तो इलेक्ट्रॉन x+1 होंगे, और न्यूट्रॉन को तो n ही दिखाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को तो n ही। चलो सब बचाओ, बताओ भाई सब बच्चे बोर्ड पे, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन बराबर 37, यानी क्या लिखूंगा बोलो, x प्लस में न्यूट्रॉन बराबर 37। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। इसको कोई प्रॉब्लम है लविश, डाउट है कुछ। अच्छा दूसरी स्टेटमेंट पकड़ो, इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है भाई, इसने बोला कि इस आयन के अंदर ना 11.1% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। अब बताओ कौन स्टेटमेंट बताएगा मुझे कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स 11.1% ज्यादा हैं किससे बोलो, इलेक्ट्रॉन से। किससे बोलो, अरे यार समझ नहीं आ रहा, तो बोलो क्या बोलोगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो हैं ही, प्लस कर दो ओके 11.1 है तो 11.1 कर लो। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना आ रहा है। अब मुझे बताना चाहिए न्यूट्रॉन को क्या लिखूंगा, n, इलेक्ट्रॉन को क्या लिखूंगा, और यहां क्या लिखूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। चलो हाँ अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, x+1। अंदर बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस में 11.1 बाय में 100। अरे मैथमेटिक्स है यार बस। देखो मुझे तो बहुत क्लियर पिक्चर दिख रहा है, ऊपर x और n का इक्वेशन है, नीचे भी x और n का इक्वेशन है। यहाँ से वही चीज n को निकाल के ऊपर पुट कर दो या x को निकाल के ऊपर पुट कर दो, कोई एक चीज को निकाल के पुट कर दो। पता है ना सिचुएशन में x निकाल के पुट कर दो या y निकाल के पुट कर दो, आंसर तो आएगा। अरे नहीं आ रहा समझ। तो सब बच्चे बोलो भाई कितना आया, x+1 और ये है बच्चों n, ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, 100 प्लस में 11,
तो बोलो कितना आएगा 111.1 डिवाइड बाय बोलो कितना 100। को प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, मैंने x+1 बाहर ले लिया, इधर से 1 बचा, इधर से 11.1 बाय में 100 बचा, 100 प्लस में 11.1 एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, हो सकता है। अब बताओ क्या आएगा। अब यहां से क्या कर सकते हो, या तो इस पूरे x को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस पूरे x को सॉरी n को, इस पूरे n को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, कर दो इसी को ही। सो पुट इन फर्स्ट, बताना जरा n की जगह पे क्या आएगा, x प्लस में n की जगह पे पूरा ये रख दो भाई, x+1 इंटू में बोलो कितना 111 पॉइंट बाय में 100 बराबर कितना बोलो 37। कोई दिक्कत है? अरे नहीं आया समझ में? कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये आज मैथमेटिक्स ज्यादा चल रही है, केमिस्ट्री कम चल रही है यहाँ पर। और बोलो कितना आएगा? अब एलसीएम लेना आता था बच्चों को, अब ये x+1 के साथ तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जब एलसीएम लेंगे तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना हो जाएगा 100x प्लस में कितना हो जाएगा जरा बताओगे? चलो एक स्टेप मैं और बढ़ा रहा हूँ, 111.1 डिवाइड बाय में 100 बराबर में कितना आएगा बोलो 37। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बोल दो। अब बताओ यहां से कितना आया, सब बच्चे बताना कितना आएगा भाई वहां से। ये बनेगा 100x प्लस में 111.1 इंटू एक्स, 111.1 इंटू एक्स, फिर बच्चों कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई का 111.1। यार ये मत कहना कि ये तुम्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, ये आएगा 3700। अब बताओ 100x और 111.x कितना हो जाएगा बोलो 211.x, 211.1x है ना, और ये उधर जाएगा तो 3700 में से ही घटा देते हैं बेसिकली। सो थोड़ा सा देखो कैलकुलेटिव है, 3700 में से अगर हम घटाते हैं 111.1, दिस विल बी 3588.9 एंड x विल बी 3588.9 डिवाइडेड बाय में 211.1, डिवाइड करते हैं 211.1 एग्जैक्टली 17.000 ना, 3 बार 0 है इसके बाद भी, तो बोलो क्या बोलेंगे 17 आ गया। कितना आ गया बोलो? चलो बताओ x किसको माना था ये बताओ, प्रोटॉन को, तो मतलब मुझे बताओ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 17। चलो बोलो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मास नंबर देखो ना 37 था, तो बोलो कितने आ गए 20। चलो इलेक्ट्रॉन्स बोल दो फटाफट से, 17 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। यार इलेक्ट्रॉन्स x+1 है ना, x+1 है तो कितना आएगा बोलो 18। अच्छा 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का, तो आपने इसका नंबर इसको सिंबलाइज करें, बोलो क्या बोलेंगे क्लोरीन, फिर कितना बोलोगे नीचे 17, ऊपर दोनों को जोड़ के बोलो कितना बोलोगे 37, और बोलो क्या बोलोगे -1, क्या बोलोगे? अरे नहीं आया समझ में, तो बहुत मुश्किल हो गया भाई। आप क्लोरीन का 35 दिखाना चाहते हो हैं? सर उधर आपने जो अभी किया है, नहीं एक बार अभी सर जो इधर आपने 11.1% इधर x+1 किया है, अब पीछे वाले पेज में आपने शायद नहीं किया, प्रोटॉन नहीं लिखा। देखो बच्चे आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो न्यूट्रॉन्स है ना वो प्रोटॉन्स से 31.7% ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से 11.1% ज्यादा है। तो पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग है, वहां न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बताएं, और यहां वाले क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में बताएं बोलो, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, कि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से कितने फालतू हैं 11.1% फालतू है। तो मैं इलेक्ट्रॉन से लिखूंगा ना यहाँ पर, नहीं लेकिन आपने मल्टीप्लाई किया था ना इलेक्ट्रॉन से, और पीछे वाले में नहीं किया। पीछे वाले में क्योंकि प्रोटॉन है ना बच्चे, तो प्रोटॉन तो मैंने पी माना है, प्रोटॉन को मैंने यहाँ पर पी डिनोट करा है, प्रोटॉन को पी डिनोट करा है, मतलब आप देखो लेट करने के ऊपर है कि मैंने इस स्टेटमेंट में किसको क्या लेट करा हुआ है ना। यहाँ मुझे अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे सोचेंगे सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने वो x और x+1 वाला फंडा क्यों नहीं लिया? भाई देखो न्यूट्रल एटम है, सिर्फ बात ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा, तो मेरे को तो 3 वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ x वगैरह में। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन भी एंट्री मारेगा, इधर सुन लीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन भी एंट्री मारेगा आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोटॉन को x मान रहे तो इलेक्ट्रॉन को फिर उस हिसाब से मानिए। समझ नहीं आया? एक बार लास्ट क्वेश्चन का मुझे बस हिंट आउट करें आप लोग कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ना। लास्ट क्वेश्चन एक बार देखो इसका क्या है, सब बच्चे लास्ट क्वेश्चन देखो, और मुझे बस सब बच्चों से इक्वेशंस चाहिए भाई, मुझे आप सभी बच्चों से क्या चाहिए भाई, 2 इक्वेशंस, वो जो 2 इक्वेशंस हैं वो बताओ जल्दी करके दिखाओ सब बच्चे, आप लोग ही करेंगे कोशिश, मैं नहीं कराऊंगा ये वाला। जल्दी बताओ।
दीपांशु समझ नहीं आया? ध्यान से नहीं सुना ना? जिस समय करा रहे हैं ना उसमें डाउट लगे पूछो जरूर, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। नहीं आया तो समझ में ट्राई करो, थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस तक बना दो बस, ताकि मैं तुमसे देखूं इक्वेशन तुम्हारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा मेरे से। क्या करोगे? तुमने समझ तो लिया है, क्वेश्चन करो। अरे उसके ऐसा नहीं है, अलग क्वेश्चन। किसकी बन गई इक्वेशंस? इक्वेशंस किसकी तैयार हो गई हैं? चलो मैच करो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है तो मुझे कराना पड़ेगा क्वेश्चन। बोर्ड पे देखो, अब बिल्कुल चुप रहना, बोर्ड पे देखना। कहता है मास नंबर 56 है, मास नंबर। अब मुझे तो मास नंबर मतलब क्या है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन कितने हो गए? 56। अभी तक मैं कुछ नहीं, मैं इसको यहीं छोड़ूंगा फिलहाल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कहता है दिस आयन हैज अ 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस आयन के ऊपर 3 यूनिट का बोलो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताइए किसी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा होंगे। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 3, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अगर प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा होंगे तो मैं लेट कर लेता हूं, बोलो क्या? अब इलेक्ट्रॉन को मैंने x मान लिया, प्रोटॉन को मैंने क्या मान लिया? x+3। ये तो एक तो ऑप्शन ये है, ऐसे कर लो क्वेश्चन को। ये क्या करोगे बोलो? प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना 3 यूनिट, क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज है। सो आप उसको x मान लो और इसको क्या मान लो? x-3 कि इलेक्ट्रॉन 3 कम है। आयुष नहीं आ रहा समझ में? दीपांशु तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? क्या कहता हूं? नहीं आ रहा तो पूछना है डाउट। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाद में कर लेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर किसी के ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो वो 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? आप सोचो तो सही, खुद से सोचो। 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज किसी पे कैसे आ सकता है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले 3 कम हो, या मैं बोलूं कि प्रोटॉन 3 ज्यादा है, बात एक ही है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को x मान लिया और प्रोटॉन को कितना मान लिया? x+3। सो मेरे पास वेरिएबल्स कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ इसको क्या लिखा जाएगा? बोलो इसको क्या लिखा जाएगा, सब बताओ। x+3 प्लस में न्यूट्रॉन बराबर 56। तो मुझे बताओ x+n कितना आ जाएगा? बोलो 53। बोलो पहले इक्वेशन में कोई दिक्कत है? लग रहा है। अगला बताऊं क्या है? अब क्वेश्चन समझो क्या है आगे बोलता है कि और इसके पास 30.4% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। सो बोलेंगे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? सब बच्चे बताओ, बोलो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्लस में उसका 30.4% और फालतू है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो हैं। न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? बोलो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो हैं प्लस में, और कितने फालतू हैं? 30.4% इलेक्ट्रॉन के और भी फालतू है। सो बोलो क्या बोलोगे? न्यूट्रॉन्स बराबर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ सब बच्चे, न्यूट्रॉन्स को तो मैं आंसर ही नोट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन मेरा बोलो कितना है? x है। 30.4% का मतलब इतना, और इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? बोलो x। तो प्रॉब्लम लगी? अब यार ऊपर n और x है, नीचे n और x है, बस यहीं तक तो खेल बनाना है आप लोगों को। अरे नहीं आया समझ में? हाँ क्या चीज? 53 कैसे है? दोबारा सुन लो। आपका मास नंबर 56 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के बोलो कितना है? 56। अब मुझे तुम ये बताओ, यहाँ पर मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी में कैसे कैसे मानूं? 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मतलब प्रोटॉन 3 ज्यादा है। तो मैंने अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या x मान ली तो उसकी कितनी माननी पड़ेगी? या आप उल्टा कर दो, उसको x मान लो तो इसको क्या मान लो? x-3 मानना तो पड़ेगा ना। मैंने ऐसे करा कि इलेक्ट्रॉन को x माना। अच्छा मेरा इसके पीछे भी रीजन है, मैं इलेक्ट्रॉन को x क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ना, खुशी यहाँ पर समझो, मेरे को ना इस वाले स्टेटमेंट में जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की नीड है। किसकी नीड है? मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखना है। तो अगर मैं इसको x-3 मानूंगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर। समझो, देखो ये आपकी ना मैथमेटिक्स है, मतलब आपकी मैथमेटिक्स है कि आप कितना स्मार्टली काम करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सोचो, आप यूं मान के चले कि चलो प्रोटॉन जो है ना वो 3 फालतू है इलेक्ट्रॉन से, तो आप बोलो कि सर मैं तो प्रोटॉन को x मानूंगा और इलेक्ट्रॉन को मानूंगा। मान लो गलत नहीं आएगा, मैं नहीं कह रहा गलत आएगा, लेकिन आप खुद सोचो क्या आपके लिए ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनेगी? नहीं बनेगी। आपके ऐसी नहीं बनेगी न्यूट्रॉन बराबर में x-3 प्लस में 30.4 बाय में 100 x-3, तो थोड़ा सा काम करना मुश्किल होगा। ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा वहां पर ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि कंफ्यूजन ही ना हो जाए। अगर मैं इसको x मान के, इसको इलेक्ट्रॉन को x मान के उसको x-1 मानता रहा तो मेरा काम थोड़ा सा क्या होता? ज्यादा बढ़िया रहता, ईजी रहता। लेकिन जैसे मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर्स आने हैं। आपको बस इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर किसी पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है
तो वो क्यों है, वो बचपन में ही पढ़ लिया था, उसके पास 3 प्रोटॉन्स फालतू रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, सही बात है कि नहीं। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को x माना तो मैंने प्रोटॉन को x+3 माना, इसमें कोई दिक्कत लग रहा है। अब मुझे बताओ ना, प्रोटॉन x+3 है, न्यूट्रॉन्स n है, बराबर 56, तो x+n 3 उधर जाएगा, हो गया ना 56 - 3 53, नहीं आया। हाँ बोलो। 26 है प्रोटॉन। हाँ इतनी होंगे शायद, कुछ ऐसे ही आता है इसका आंसर। अब मुझे बताओ भाई यहाँ से कितना आएगा, सब बच्चे बोलो। x जुड़ जाएगा, अरे यार नहीं यार, 130.4 x बाय में 100, इसको बोलो कहाँ पुट कर दोगे, फर्स्ट में। बोलो कितना आएगा, x प्लस में न्यूट्रॉन्स की जगह पे डाल दो, बोलो कितना आएगा, 230.4 x बाय में 100 बराबर में 53, तो ये हो जाएगा 230.4 x बराबर में 5300, x आ जाएगा बच्चों 5300 अपॉन में 230.4, और बोलो x का वैल्यू कितना आएगा, कर दो इसको डिवाइड। मुश्किल लगा ना, चलो बताना, 23 आ रहा है। अब कोई बच्चा बताएगा प्रोटॉन कितने हैं, 26, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉन 23 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 23 हैं, क्योंकि आपने x माना था किसको, बोलो इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन बोलो कितने हैं, प्रोटॉन है x+3 यानी 26, और न्यूट्रॉन्स बोलो, कौन बच्चा बताएगा न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको पता है x+n बराबर 53 है, तो x का वैल्यू 23 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 30, कितने हो गए 30, जैसे मर्जी सोच लो यार। प्रोटॉन 26 है, वैसे सोच लो, प्रोटॉन 26 है, प्रोटॉन 26 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने बचे, 30, जैसे मर्जी सोच लो। अब बताओ एलिमेंट को सिंबल क्या साइन करोगे। अब आपको सर मुझे 26 नहीं पता किसका होता है, वैसे आयरन का होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत तो ना करनी है, एलिमेंट लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, ई, और लिखोगे प्रोटॉन कितने, बोलो 26, और प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन मिलाओगे तो कितना, बोलो 56, और लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 यूनिट का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो +3 लिख देंगे। अब देखो 26 प्रोटॉन है तो पक्का इलेक्ट्रॉन 23 ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 23, तभी इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। और अगर एग्जैक्ट आप जानना चाहते हो तो आंसर क्या लिखोगे, बोलो आयरन 26 56 3+, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। ये भी करोगे, ये भी मार्क्स पूरे देगा, वो भी मार्क्स पूरे देगा। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करी कि हमने आज की क्लास में क्या करा है बच्चों। हमने आज की क्लास में जब शुरू करा है तो हमने एक चीज सीखने की कोशिश करी है, समरी दे रहा हूं 2 मिनट की। एक एटम के अंदर क्या क्या होता है सब बच्चे फाइनलाइज करें, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बोलो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके जो क्वेश्चंस ये वाले बने हुए हैं ना, वो इस आधार पे बने हुए हैं, ये आपको बोलेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतने फालतू हैं, न्यूट्रॉन इतने फालतू हैं, इतने का पॉजिटिव चार्ज, इतने का नेगेटिव चार्ज, बताओ पूरा सिंबल क्या होगा। तो मैंने कहा जो भी सिंबल असाइन होगा एलिमेंट को, आदर्श जो भी सिंबल असाइन होगा एलिमेंट को कैसा होगा, बोलो उसमें Z जो होता है बोलो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है ये क्या होता है, बोलो मास नंबर। ये दर्शाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और वो दर्शाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको मास नंबर बोलता हूं मैं। अब बस तुम्हें एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि न्यूट्रल एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बोलो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया प्रोटॉन से तो कैसे चार्ज आएगा, बोलो नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन से तो बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फिर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। सो जब भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये आपको बोले कि 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को x की टर्म्स में मान के काम करना है। नहीं आई ना बात समझ वाली, कि अगर वो बोले आप लोगों को कि किसी एटम के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट का, अब दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है मुझे बस ये बताओ, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, क्या क्लिक कर रहा है, प्रोटॉन फालतू है, इलेक्ट्रॉन फालतू है, बस इतना बताओ। 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, सब बोलना इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, तो आप यूं मान लेना कि सर प्रोटॉन तो क्या हो गया, सर प्रोटॉन को मान लिया x, तो इलेक्ट्रॉन बोलो कितना हो गया पक्का, x+2। अरे यही तो तरीके बना हो गया आप लोग, आयुष नहीं है, दिवांशु नहीं है, बस समझ में है ना। या फिर बोलो क्या तरीके बनाते, बोलो कि 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट का, तो मतलब इलेक्ट्रॉन फालतू है, इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप इसको x मान चुके हैं तो पक्का प्रोटॉन 2 कम ही होंगे, मतलब x-2। तो आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी मानिए, तो सिंपल है बने, तो x माना तो इसको x+2 माना। अच्छा तो नेगेटिव चार्ज करोगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 2 मिनट, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मान लो बोले कि किसी एटम के ऊपर 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट का, अब बताओ क्या करोगे, मतलब प्रोटॉन 4 ज्यादा है, प्रोटॉन 4 किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो मान लो x है, तो प्रोटॉन कितना मान लो, x+4, ताकि सारा काम प्लस में हो जाता है। ऐसा कर सकते हो आप लोग, बोलो है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो मैं दोनों को x की टर्म्स में लिख सकता हूं, लिख सकता, और न्यूट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हर बार दे रहा है कि भैया जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से 31.7% फालतू है, तो लिख दूंगा न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन जमा में 31.7% और प्रोटॉन। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। ऊपर वाला इक्वेशन करेक्ट है, नीचे वाले में फिर उसने वही बोला कि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से इतने प्रतिशत फालतू हैं, फिर लास्ट वाले में वही बोला कि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से इतने प्रतिशत फालतू हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से डिजाइन होता है, एक इक्वेशन मास नंबर से डिजाइन होता है। बोलो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा,
ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आप लोग इस सबको ट्राई करेंगे, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए वीडियो और पीडीएफ आपको ग्रुप में आ जाएगी बच्चों। क्लियर है? सो आज इतना करते हैं, इसको पढ़ के आना लेकिन, ठीक है? बुकलेट्स आप सबको मिल चुकी हैं, जाइए। क्या बात है मेरे पास। अरे ठीक है फिर